नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेडलाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जस्टिस बंदयाल की कोर्ट पर खूब गरजे और बरसे। साथ साथ एक खबर यह भी है कि इमरान खान की पार्टी ने उम्मीद लगाई हुई है कि कल वो किसी न किसी तरीके से बजरिया सुप्रीम कोर्ट बाहर आ जाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान में क्या हुआ? सदर अलवी ने इंतखाबात 90 रोज में कराने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए खत लिख दिया। नवाज शरीफ कहते हैं कि साकिब निसार ने मुझे दीवार से लगाने की कोशिश की, जबकि आज के चीफ जस्टिस बाजवा और फैज के लाए हुए शख्स को बचा रहे हैं। चीफ जस्टिस बंदयाल के मुताबिक तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को सुना ही नहीं गया। अगर फैसला गलत है तो मुदाखलत कर सकते हैं। नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा चाहते हैं कि सहाफ़ी और जजेस समेत हर इंसान झूठ बोलना छोड़ दे। नेपरा ने बिजली 5 रुपए 40 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। भारत चांद के जनूबी कुतब तक पहुंचने वाला दुनिया का पहला जबकि सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा मुल्क बन गया। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम खुशामदीद कहते हैं एहसन इकबाल साहब को, जो सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। एहसन इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में नाज़रीन हम सदर अलवी के एजेंडे के ऊपर बात करेंगे। उसके पैनलिस्ट का तारुफ भी मैं करवाऊंगा जब हम सेगमेंट करेंगे। स्टार्टिंग विद यू, फ्रंटल अटैक मियाँ साहब का जस्टिस बंदयाल की कोर्ट के ऊपर कि अपना कैरियर ख़राब कर रहे हैं और इमरान खान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्यों है? मतलब नई लड़ाई छेड़ रहे हैं? तल सब नई लड़ाई की बात नहीं, अब तो शायद ये बात बहुत वाज़ेह और खुल के आ गई है कि 2017 में नवाज शरीफ साहब को किसी इंसाफ के तराजू पे तोल कर नाअहल नहीं किया गया था। वो एक साजिश थी और उस साजिश की गवाही अब उन किरदारों ने दे दी है जो उस खेल के अंदर शरीक थे। तो लिहाजा ये एक तारीख़ का बहुत बड़ा सानिया है। ये नवाज शरीफ साहब के साथ नहीं, पाकिस्तान की उस तरक्की के साथ है जो 13 से 17 तक पाकिस्तान में एक कॉन्टीन्यूटी थी, पॉलिसीज़ की मोमेंटम बन रहा था, सी पैक उठ रहा था, वो सारे अमल को डिसरप्ट किया गया। लेकिन उन्होंने अपने निकालने की इतनी बात नहीं की जितनी इमरान खान को बचाने की बात की है। तो ये मुकदमा मुख्तलिफ है। निकालने में साकिब निसार का जिक्र किया उन्होंने, लेकिन बचाने में बंदयाल साहब का जिक्र कर रहे हैं। ये मुकदमा दूसरा है। मैं अब ये बंदयाल साहब चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, एक शख्स के जो कानून के शोबे से मुंसलिक हो, इससे आला ओहदे की वो तमन्ना नहीं कर सकता ना। इसके बाद तो अल्लाह मियां ही है। लिहाजा इंसान का ओहदा अर्जी होता है, उसकी लेगेसी परमानेंट होती है। ठीक, नवाज शरीफ साहब ने भी आज यही कहा है कि जो बंदयाल साहब के फैसले हैं उनसे उनकी लेगेसी, क्या वो ख़ुद को जस्टिस मुनीर के दर्जे में रखेंगे, जस्टिस साकिब निसार के दर्जे में रखेंगे, या जस्टिस कॉर्नीलियस के दर्जे में कोई जज अपने आप को गिनवाएगा, जस्टिस भगवान दास के पलड़े में कोई अपने आप को मनवाएगा। और हमारे पास बड़े अच्छे नाम हैं जो अच्छी रवायात छोड़ गए। इस वक्त यूँ लग रहा है कि हमारा जो मौजूदा निज़ाम अदल है वो इमरान खान साहब को एक प्रोटेक्शन दे रहा है। उसकी एक नहीं, यूँ क्यों लग रहा है? इसकी क्या वजह है? मैं आपको मिसालें देता हूँ ना। इमरान खान साहब के साथ ये इम्तियाजी सलूक आज से नहीं, ये उस वक्त से है जब वो वज़ीर आज़म थे। उनके दौर में उन्होंने पंजाब के 50,000 बल्दियाती नुमाइंदों को गैर आइनी तौर पर बरतरफ कर दिया। वो केस चला, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 जजेस के बेंच ने उसको गैर आइनी करार दे के बहाल किया। तलत साहब, कैन यू इमेजिन के 7 महीने तक इमरान खान साहब और उस्मान बुज़दार साहब ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के साथ फुटबॉल खेला। किसी को ये जुर्रत नहीं थी कि उनसे पूछे कि आप हमारा फैसला इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे। अच्छा, वो बेचारे आते थे, लेकिन कुछ हुआ। देखिए, वो मैं सुनता हूं, वो आते थे आज कि जी कंटेम्प्ट हो रहा है, आज कहते नहीं जी हम आपकी बात ही नहीं सुनेंगे। उसके बाद लंबी फहरिस्त है, बट लेकिन आज क्या चीज ट्रिगर की? सिर्फ ये कि कोर्ट ने ये सुनना शुरू किया कि इमरान खान की तोशाखाना की सजा का जो अमल है उसके अंदर इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए और हाई कोर्ट को हिदायत जारी की, इसने ट्रिगर किया। मरीम नवाज ने बड़ा सख्त ट्वीट किया। एक हमने ट्रेंड देखा था जब नवाज शरीफ साहब को सजा दिलाने की बात आई, तो उस वक्त भी हायर जुडिशरी ने लोअर जुडिशरी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। जो निज़ाम अदल है इसका बुनियादी असूल ये है कि हर कोर्ट, चाहे वो एक सिविल जज की अदालत है, इट इज़ अ सॉवरन कोर्ट। वहाँ पर जज मुकम्मल आज़ादी के साथ फैसला करता है और उसके बाद उसकी अपील सुनी जाती है। अगर आप उसे सॉवरन ना करें तो फिर तो वो अपील का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाएगा। नवाज शरीफ साहब की दफ़ा एक मॉनिटरिंग जज लगाया गया एजाजुल एहसन साहब को, और राइट डाउन टू लोअर जुडिशरी एक उसके ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की गई कि अपनी मंशा के फ़ैसले लिए जाएँ।
और अब फिर जो सिलसिला आज़ाद अदलिया का हम कहते हैं, लोअर कोर्ट्स के जो फैसले हैं, चाहे वो सेशन अदालत हो, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, जिस तरीके से प्रोसीडिंग्स चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट की, उससे तासुर ये निकल रहा है कि लोअर कोर्ट्स को इमरान खान साहब को छुड़वाने के लिए या रिलीफ देने के लिए इन्फ्लुएंस करने की या उस पर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही कोर्ट्स है। क्यों करेंगे? देखिए, इमरान खान के खिलाफ केसेस बहुत सारे हैं, बंदयाल साहब ने रिटायर हो जाना है, तो हम जरा जानना ही चाह रहे हैं कि आपके तज्जिए में, आपकी जमात के तज्जिए में ये नजरियाती कोई झुकाव है या तासुब है आपके खिलाफ, आपकी जमात के खिलाफ, दूसरी जमातों के खिलाफ? क्या वजूहात हो सकती है? रिटायरमेंट से पहले वो क्यों इसकी करेंगे? बुनियादी वजह मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स का जो हॉलमार्क है, उन्होंने पाकिस्तान की सोसाइटी में बदतरीन पोलराइजेशन पैदा की, सियासत में की, और सियासत के अंदर उसे पोलराइजेशन को नफरत में तब्दील कर दिया, और इसी पोलराइजेशन को उन्होंने कौमी इदारों के अंदर मुंतकिल करने की कोशिश की, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी थी, चाहे वो जुडिशरी है। और आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने हमारा जो एक इदारा जिसका डिसिप्लिन हम हमेशा कहते थे, यूनिटी ये कहते हैं कि मिसाली है, फ़ौज जैसे इदारे के अंदर भी एक मुनज़्ज़म कोशिश की गई, चाहे वो शहबाज गिल के वो पैगामात थे या इमरान खान साहब की तकारीर थी जिसमें ऑफिसर्स को बगावत की तरगीब दी गई, जिसमें उन्हें पोलिटिसाइज करने की कोशिश की बस गई। एहतराम, लेकिन आज जो आइन को चलाने वाला इदारा है, उसका जो सुप्रीम शख्स है जिसका नाम चीफ जस्टिस है, उसके ऊपर आपका हमला भी कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। एक तासुर ये भी होगा, आपने इदारों की बात की, आप हमेशा इदारों की बात करते हैं, तो अगर इदारों के सरबराहान के ऊपर इतना लैक ऑफ ट्रस्ट हो, अब इस मुल्क का हाल देखिए, सदर मुमलिकत जो है वो कंट्रोवर्सी का शिकार है, आर्मी चीफ के बारे में आपने PTI के बारे बता दिया उनका मौक़िफ़ क्या है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनके बारे में आपकी जमात का मौक़िफ़ ये है, तो ये मुल्क कैसे चलेगा? ये बहुत बड़ा बहरान है, और इसीलिए मैं समझता हूँ कि जो पिछले 4 साल इमरान खान साहब के थे, उसमें पाकिस्तान का जो मुआशी नुकसान है उससे आप रिकवर कर सकते हैं, लेकिन ये जो इदारा जाती नुकसान है, ये जो एक पोलराइजेशन, हेट बेस्ड पोलराइजेशन है, ये वो सब हथकंडे हैं जिसको आज कहा जाता है हाइब्रिड लेकिन वॉर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अटैक करने से क्या ये तत्हीर और अच्छाई की तरफ मामला नहीं, जाएगा? इसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अटैक नहीं किया गया। लेट्स हियर व्हाट ही सेड, ताकि हम मेरा कॉन्टेक्चुअलाइज ख्याल करें। है कि जो उनका एक तर्ज अमल है उसके बारे में उन्होंने कहा है कि इस किस्म की उजलत एक शख्स को रिलीफ देने के लिए क्यों की जा रही है। फंडामेंटल क्वेश्चन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साकिब निसार वो इसी बात के ऊपर लगे हुए थे कि नवाज शरीफ को अंदर भी करना है और डिस्क्वालीफाई भी करना है और इसकी हुकूमत भी खत्म करनी है। और दूसरी तरफ आज उस वक्त के चीफ जस्टिस नवाज शरीफ को दीवार से लगाने पे लगे हुए थे और आज के चीफ जस्टिस इमरान को बचाने पे लगे हुए हैं। इमरान खान के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है अपनी कैरियर को दाव पे लगा रहा है। कौन नहीं जानता कि इसको लाने वाला जनरल बाजवा था, इसको लाने वाला जनरल फैज था। साकिब निसार रिकॉर्ड पे हैं ये कहते हुए कि उन लोगों का फैसला है। वो लोग कौन थे? जनरल बाजवा और जनरल फैज। काफ़ी सीधा साधा हमला है ये, सिर्फ उनकी कंडक्ट की अंदर जो उनको अप्रीहेंशन नज़र आ रही है आपकी जमात को, उसकी निशानदेही नहीं है। देखिए, इसमें तो ये हमला नहीं है, नरेशन ऑफ फैक्ट्स है। हम देख रहे हैं ना कि पिछले कुछ दिनों से एक मखसूस जजेस हैं, वो हर बेंच के अंदर बैठते हैं। आप ही की एक कुलीग हैं साफ़ी रीमा उमर साहबा, उन्होंने एक पूरा तज्जिया पेश किया कि कौन कौन से बेंचेस बने हैं जिन्होंने पॉलिटिकल नेचर के फ़ैसले दिए हैं। उनके अंदर वही चंद जजेस हैं जिसमें कि सीनियर जजेस को निकाला जाता है, उन मखसूस जजेस को, या ज़्यादा से ज़्यादा कोई जूनियर जजेस को ले आया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के अपने जज साहबान ने अपनी जो जजमेंट्स लिखी हैं उसके अंदर भी इशू रेज किया कि बेंचेस कैसे बनते हैं और चीफ जस्टिस। तो मेरा मकसद है कि ये बात जो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं या मैं और आप डिस्कस कर रहे हैं, जब ये बात खुद सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस इसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, फिर तो इसमें कोई मजीद गुफ्तगू की गुंजाइश नहीं रह जाती। तो आपके ख्याल में कोई अनहोनी बात नहीं है, सिर्फ उन्होंने एक ऐसे ट्रेंड को पॉइंट आउट किया। लेट्स मूव ऑन टू इंतखाबात के मामले के ऊपर। ये तमाम किस्सा जो है हमें मोल्लक है इस वक्त, ये तमाम का तमाम निज़ाम, और आपने भी उसकी निशानदेही की। आपकी जमात मेरे ख्याल में वाहिद अब जमात रह गई है बड़ी जमातों में जो कह रही है कि जो 90 दिन वाली शिक है उसको छोड़ें, और जो 7 महीने वाला शेड्यूल अनाउंस हुआ है अमलन इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसका
उसके मुताबिक चलें। 90 दिन में देखिए, क्यों नहीं मैं करवाएं? समझता हूं कि हमें कौमी जल्दी करवाएं, नहीं जान कराएं, छुड़वाएं आप। हमारी तरफ से 30 दिन में करा लें, कोई मसला नहीं है। बात यह है कि इस मुल्क को आपने मेरी, आपकी या जैद या बकर की ख्वाहिशात पे चलाना है, या उस निज़ाम पे चलाना है, उस आइन और कानून पे और उस ज़ाब्ते पे चलाना है जो मौजूद है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 13 जनवरी 2022 को जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास इमरान खान साहब की सदारत में हुआ, उसमें यह फैसला किया गया कि अगला इलेक्शन 7वीं मरदमशुमारी के ऊपर होगा। अच्छा, अब ये फैसला क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया कि जब 2017 में मरदमशुमारी हुई तो उस पर सूबा सिंध ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। उन्होंने कहा जी हम इसके नताइज नहीं मानते। बड़ी मुश्किल से उस वक्त ये कॉम्प्रोमाइज़ हुआ कि इस सेंसस के ऊपर आप 2018 का इलेक्शन हो लेने दें, जो अगला इलेक्शन है वो नई मरदमशुमारी के ऊपर होगा। लिहाजा अब जब नई मरदमशुमारी का अमल मुकम्मल हो गया, नोटिफाई हो गया, तो आइन इस बात को पाबंद करता है इलेक्शन कमीशन को कि जो लास्ट नोटिफाइड सेंसस है उसकी रोशनी में वो डीलिमिटेशन और इलेक्शन कराने का पाबंद है। लेकिन आइन ये भी पाबंद करता है कि असेंबली को डिसॉल्व होने के 90 दिन के बाद आपने जी बिल्कुल, वो भी एक बड़ी बात नहीं, है। वो वाज़ेह है ना। अच्छा, तो आप वो वाला रूट क्यों नहीं लेते? नहीं, वो उसमें ये मसला है कि जब आपकी सेंसस हो गई, उस सेंसस से आपकी पॉपुलेशन शिफ्ट हो गई। मिसाल के तौर पे ए डिस्ट्रिक्ट से एक पॉपुलेशन कम होकर सीट कम हो गई, बी डिस्ट्रिक्ट में पॉपुलेशन के इजाफे से एक नशिस्त बढ़ गई। अब अगर आप पुराने सेंसस के ऊपर इलेक्शन करा रहे हैं तो 1 मैन 1 वोट के उस बुनियादी तस्वर को जो जमहूरियत की एहसास है, आप उसकी नफी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप 7-8 महीने इलेक्शन ही नहीं करवा रहे तो आप तमाम वोटिंग की नफी कर रहे हैं ना। नहीं, वो तो देखिए ना, एक आपके पास इंटरम सिस्टम है, एक इंटरम गवर्नमेंट का निज़ाम तो मौजूद है। अब आप एक तरफ कहते हैं कि 90 दिन आइन कहता है, दूसरी तरफ आइन ये भी कहता है कि जो मरदमशुमारी आपकी हुई है, जो डिस्ट्रिक्ट्स का ताज़ा तरीन काउंट है, उसकी रोशनी में इलेक्शन कराएं ताकि 1 मैन 1 वोट हो। आप एक ऐसा ज़िला जिसकी आबादी कम होगी उसको ओवर रिप्रेजेंट करेंगे, एक ऐसा ज़िला जिसकी एक सीट बढ़नी चाहिए उसको अंडर रिप्रेजेंट करेंगे। मेरी अंडरस्टैंडिंग होता है गलत हो, लेकिन मैंने कम से कम पंजाब की हद तक तो ये देखा, मार्जिनल डिफरेंसेस हैं, बहुत ज्यादा, कुछ 2-4 सीटें इधर हैं, 2-4 सीटें इधर हैं, और वो प्रोविंस के अंदर है, ओवरऑल फर्क नहीं पड़ता। प्रोविंसेस के अंदर ही कम से कम मेरे अंदाजे के मुताबिक 4 या 5 अजला हैं जिनमें सीटें कम हुई हैं और जिनमें इजाफा हुआ है। अब उसके अंदर कोई शख्स भी ये केस उठा सकता है कि जी हमारे ज़िले की आबादी बढ़ी है, हमें एक सीट ज़्यादा मिलनी चाहिए। ये किस तरह हमें डिनाई? आपकी जो इत्तेहादी जमात थी, पीपल्स पार्टी, आज निसार खोड़ा साहब की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, इवन दे आर सेइंग नाउ कि 90 दिन के वो कहें, हम भी कहेंगे। देखिए, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है ना। मैं फिर ये बात कहूँगा कि हमें इन अहम मामलात पे कौम को एजुकेट करना चाहिए, पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। हमें सियासत नहीं करनी चाहिए आइन और कानून के ऊपर। मेरी ख्वाहिश, आपकी ख्वाहिश, जैसे मैंने कहा कि वो अगर 90 दिन का कहते हैं, मेरी ख्वाहिश है कि 30 दिन के अंदर हो जाए, लेकिन ना मेरी ख्वाहिश पे इलेक्शन होना है ना उनकी ख्वाहिश पे, वो आइन और कानून के मुताबिक। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिख दिया है जी कि हमने फलां तारीख को डिसॉल्व की थी असेंबली, और आइन मुझे ये हुक्म देता है कि 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात की मैंने डेट देनी है, आइए मुझसे कंसल्ट करे। तो ये ख्वाहिश की बात नहीं है, तो बाकायदा उन्होंने एक लीगल प्रोसेस वो यकीनन चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनको जाके ये भी बताएंगे कि आइन मुझे ये भी पाबंद करता है कि जब सेंसस या मरदमशुमारी नोटिफाई हो जाए तो मैंने उसकी रोशनी में हल्का बंदी को असर नौ करना है। दूसरी बात यह है कि देखिए, जब आपने इस पूरे अमल को शुरू किया है तो पीपल्स पार्टी क्या उसमें शामिल नहीं थी? जब कैबिनेट ने नोटिफाई किया नए सेंसस को तो उस वक्त हर शख्स को पता था कि जब ये नोटिफाई होगा तो इसके बाद हल्का बंदी नहीं होगी। पीपल्स पार्टी ने उस वक्त कोई एतराज नहीं उठाया, कोई एतराज नहीं उठाया, सिर्फ इत्तेफाक राय से हुआ था ये तो। They were happily on board. Everyone was happily on board. हर किसी ने सेंसस को इत्तेफाक राय से मंजूर किया, और सेंसस को मंजूर करने का सबको पता था कि इसके बाद इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक वाज़ेह अंदाज़ से उनको बता दिया गया था कि सबको मालूम था, पीपल्स पार्टी से बिल्कुल सबको मालूम था कि उसके बाद नई हल्का बंदी होगी। तो ये जो अब इमेज रह गया है कि बुनियादी तौर पर तो आपकी जमात ही ये बात कर रही है, वुड यू नॉट फील आइसोलेटेड? नहीं, सारे मुल्क के अंदर ये आवाज उठाई जा रही है। हम तो कह रहे हैं कि आप इलेक्शन 90 की बजाय अगर कर सकते हैं कानून के मुताबिक 30 दिन में करें। लेकिन मैंने फिर आपसे कहा कि मेरी ख्वाहिश 30 दिन की, आपकी 90 दिन की या किसी और की 150 दिन की मायने नहीं रखती। माने रखता है पाकिस्तान का आइन क्या कहता है।
माने ये रखता है कि वन मैन वन वोट के प्रिंसिपल को हम डिफाई नहीं कर सकते। तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला करना, और आपको ये बात मैं ज़रूर वाज़े करना चाहता हूँ कि जो हमने ख़बरों में देखा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चीफ जस्टिस के साथ ये शेड्यूल देने से पहले एक तफसीली मुलाकात भी की, और मुझे गुमान है कि यकीनन जब वो चीफ जस्टिस के पास गए होंगे तो इसी एक आईनी चीज़ को डिस्कस करने गए होंगे कि एक तरफ ये 90 दिन है, दूसरी तरफ हम वैसे मेरी मालूमात इस मीटिंग के बारे में थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं। ये मुझे पता है कि इस मीटिंग के अंदर बहुत सारे मामला टेकअप हुए, लेकिन इलेक्शन कमीशन के जो ज़राए हैं वो मुझे बताते हैं कि सीक्वेंसिंग गलत हो गई थी, लेकिन हमने ये इशू टेकअप नहीं किया। लेकिन इलेक्शन कमीशन का बहरहाल स्टैंस इसके ऊपर बड़ा वाज़ेह है। अब आपके इलेक्शन कमीशन के साथ कंसल्टेशन भी है, आप क्या कंसल्टेशन क्या करेंगे उनके साथ? देखिए, उनके साथ जो कंसल्टेशन है उसके ऊपर यकीनन हमारे जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं उनकी हल्का बंदी का अमल कैसे होगा। हम नहीं चाहते कि हल्का बंदी को किसी ऐसे तरीके से किया जाए जिसमें बहुत ज़्यादा इतराज़ात हों और बहुत कोई ड्रास्टिक तब्दीलियां हों, क्योंकि देखिए लोगों की कमेटियां बनी हुई ना, बाकायदा कमेटियां बनी, एसोसिएशन होती है। आपने एक हल्के के साथ एक अटैचमेंट किया, उसको सर्व किया, उसमें डेवलपमेंट किया। अब अगर आपके हल्के को ड्रास्टिकली तब्दील कर दिया जाए किसी ऐसे फार्मूले के तहत कि आधा हल्का जिसके साथ आप पिछले 20 साल से वाबस्ता हैं वो निकल के कहीं और चला जाए और बिल्कुल नया हल्का आ जाए, ये उस बुनियादी तौर पर प्राइम पॉइंट आप है कि हल्का बंदियों का कोई फार्मूला ऐसा तय हो जो काबिल एतराज नहीं हो, जो जिसमें कोई एतराज, लेकिन वन मैन पॉइजन अनदर मैन हनी, तो इसका मतलब है कि आपके ओपोनेंट्स जो हैं वो तो चाहेंगे कि आपके हल्के टूटे। आपसे मुराद ये नहीं कि आप कोई और अपने ना एक असूल क्या हल्कों में एक बुनियादी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। 18-20 का फर्क हो सकता है क्योंकि अगर आपने पॉपुलेशन चेंज हुई है, लेकिन कोई बहुत जब आप ड्रास्टिक सर्जरी करते हैं तो ये फिर जेरीमैंडरिंग होती है कि आप फिर तोड़ फोड़ कर रहे हैं किसी नताइज के लिए। इसके अलावा नुक्ता आपका क्या होगा? उसके अलावा जो इलेक्टोरल रोल्स हैं उसके ऊपर हमारी ये ज़रूर होगी कि उसको इंश्योर किया जाए कि कोई हमारे लोग जो हैं वो उसमें ना रह जाएं। एक इशू जो था वो ये था कि परमानेंट और टेम्पररी एड्रेसेस के जो शनाख्ती कार्ड पे दर्ज हैं उसी पे लोगों के वोट हैं, लेकिन अगर कोई तीसरे एड्रेस के ऊपर मौजूद है तो उसके पास एक ही ऑप्शन है कि वो अपना शनाख्ती कार्ड तब्दील करवाए। इसके अलावा इसी तरह फिर जो आपका शेड्यूल है वो कब आएगा, हम यकीनन इसमें जानना चाहते हैं कि इसके बारे में कोई कतईयत के साथ बात होनी चाहिए। देखिए, मैं आपको तलत ये भी बताऊं कि जो लोग कहते हैं ना कि बहुत लंबा हो जाएगा, हो नहीं सकता। ऑलरेडी हम एक इस मसले से गुजर रहे हैं। मार्च के अंदर आपकी सेनेट आदि फारिग हो जाएगी। जी बिल्कुल, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि आपके कौमी सूबाई असम्बलियाँ डिसफंक्शनल हैं, सेनेट भी आदि डिसफंक्शनल हो जाए, एक नया आईनी बहरान हो जाए। तो हर कीमत पे जो इलेक्शन है वो सेनेट के इलेक्शन से पहले होना है ताकि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है वो अपनी पूरी तरह फंक्शनल हो और मुल्क में कोई तातुल या वैक्यूम ना पैदा हो। एक ये भी इंप्रेशन बड़ा गहरा है चलते चलते कि आप बुनियादी तौर पर खुद चाह रहे हैं कि 7 महीने, वो तो आईनी तौर पर आपने रास्ता बता दिया, उसकी वजह क्या है? क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके दरमियान आपकी हुकूमत की लेगेसी के दरमियान और इलेक्शन के दरमियान फासला हो। यानी हालात इतने ख़राब हैं कि अगर फौरी इंतखाबात हुए तो आपकी खूब धुनाई होगी। देखिए, ये बात पाकिस्तान में आप लोगों की तुफैल मीडिया के ज़रिए, मेरा ख्याल है कि मेरे हल्के में मेरा हर वोटर वो जानता है कि इन हालात का ज़िम्मेदार कौन है। मैं तो पिछले इलेक्शन में हर अपने जलसे में यही मिसाल दिया करता था कि भी आप में से कौन एक अनाड़ी को मोटरसाइकिल की चाबी देगा, अगर दोगे क्या होगा? वो कहते जी की होएगा, या अपना सिर तोड़ेगा या कंध विच वजेगा, मोटरसाइकिल भी पनेगा। अच्छा, अब सवाल ये है, आप जो खिलाड़ी आए थे नहीं, वो तो देखिए लोग बिजली की कीमतों को देखेंगे, पेट्रोल की कीमतों को देखेंगे, गोश्त देखेंगे, दाल देखेंगे, चावल देखेंगे, घी देखेंगे, ये सब चीजें, फिर भी ये कहेंगे कि हसन साहब थोड़ा कोई कसूर आप नहीं। ये देखिए ना, ये सब चीजें हमने 2013 से 18 काबू की थी। ये महंगाई के जिन को बोतल में बंद किया था। ये महंगाई का जिन जब बेकाबू हो गया उसके बाद जो इंटरनेशनल दुनिया के अंदर हालात हुए, जिसमें आज अमेरिका बरतानिया में भी सुन लीजिए ना, नहीं तो ठीक है ना, याद करेगा। देखें, आप यू आर एन एजुकेटेड एंड एनलाइटेंड एंकर, आपका फर्ज है कि कौम को बताएं क्या आज अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप में 40 साल की महंगाई का रिकॉर्ड टूटा हुआ है। मेरा फर्ज ये भी है कि मैं मिडिल ईस्ट में गुजारिश करूं। अच्छा, तो जब आप आर्गुमेंट करते हैं तो लोग उसको सुन तो लेते हैं
मानते नहीं है, घर में बहुत फसाद पड़ा हुआ है, लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हो गई है। हम सब उसके मुतासिर हैं क्या? हम नहीं मुतासिर? हम भी बिजली का बिल देते हैं, महंगाई हम सबको डस रही है। पर क्लियरली हम उस तरह मुतासर नहीं है जिस तरह आम लोग मुतासर नहीं, हर कोई देखिए, हर कोई अपने दर्जे में यकीनन गरीब ज़्यादा मुतासर है, लेकिन जो मिडिल क्लास है वो भी उसके जो अखराजात हैं वो उसी हिसाब से हैं और उसके वसाइल उसी हिसाब से हैं। हर बंदा मुतासर है। तो आप इलेक्शन से भाग नहीं इस महंगाई को काबू करने का तरीका यही है कि जो रिकवरी का पाथ है उस पर हम चलें। ये 2-3 साल का एक अमल होता है जिसमें आप इन्फ्लेशन तो यू आर नॉट रनिंग अवे फ्रॉम इलेक्शन। हम तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो, ताकि जो हुकूमत आए उसके पास 5 साल का मैंडेट हो, वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को मुस्तकिल बुनियादों पर ठीक कर सके। देखिए अब फर्स्ट एड, ये बैंड एड सोल्यूशन जो है ना, ये सोल्यूशन हम भी जानते हैं खत्म हुई, चक चक जो है बहुत खत्म होना चाहिए। जी। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस नाज़रीन। हमारा प्रोग्राम जारी है। नाज़रीन, अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों में जो खुशी की लहर दौड़ी हुई है कि उनका कायद बाहर आने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मामलात को तय करना शुरू कर दिया है। वो कितना जस्टिफाइड है, इस पर हम बात करेंगे हसन अयूब खान साहब, सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, किरण नाज साहिबा, सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, मुनीफ फारूक साहब, जर्नलिस्ट तज्ज़ियाकार, तीनों का बहुत शुक्रिया। क्विकली हसन, अगर मैं आपसे बात का आगाज़ करूँ, इमरान खान बाहर आ जाएंगे जस्टिस साहब, चीफ जस्टिस साहब के ऊपर जो ये तवक्कुआत का अंबार है वो पूरा कर देंगे? देखिए, बात ये है कि चीफ जस्टिस साहब ने इन्फ्रक्चुअस एप्लीकेशन को टेकअप किया। अब उसमें उन्होंने अंदिया दे दिया, प्रेशर बिल्टअप कर दिया हाई कोर्ट के ऊपर कि वो डिसाइड करे। अगर हाई कोर्ट, उन्होंने ये भी कहा कि हाई कोर्ट डिसाइड नहीं करती तो फिर हम वो डिसाइड कर देंगे। अच्छा, 1 मिनट के लिए मैं कहता हूँ डिसाइड कर दें। क्या डिसाइड करेंगे? कि ठीक है जी, हमने जो उनकी सेंटेंस है वो सस्पेंड कर रही हैं और उनको बेल ग्रांट कर रही हैं। बेल ग्रांट करने से क्या वो बाहर आ जाएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि उनके ऊपर तो ऑलरेडी आज जो है वो साइफर के ऊपर उनकी गिरफ्तारी डली हुई है। फिर एटीसी की इस केस में जिसमें सजा में है इसमें बाहर आ जाएंगे, लेकिन दूसरे नहीं, केसेस में इस केस में तो जारी बात है, आज नहीं तो 15 दिन 20 दिन बाद तो वैसे ही जो है वो जमानत हो जानी है। 3 साल की सेंटेंस है उस पर, तो जारी बात है। आप वो कैप्टन सफदर वाला जो मामला था उनके साथ तो मतलब खुसूसी तौर पर ज्यादती की गई थी कि 2 महीने 10-12 दिन जो है 72 डेज जो है वो पास किए थे। अदरवाइज तो महीने 20 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन, इस पर जो आपकी जो है कोई भी एप्लीकेशन हो बेल ग्रांटिंग की, तो वो उसको अप्रूव कर देती है कोर्ट। तो ये तो चीफ जस्टिस साहब जाते हुए ये बताना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं कि भाई ये जमानत जो है ये मैंने दी है, ये सस्पेंड जो सेंटेंस है ये मैं सस्पेंड करके जा रहा हूं। क्रेडिट वो लेना चाह रहे हैं। ये इंप्रेशन भी बड़ा गहरा है कि हुमायूं दिलावर साहब जो हैं जिन्होंने फैसला दिया वो उन्होंने बड़ी जल्दी में फैसला दिया। कुछ ऑब्जर्वेशंस बेंच की तरफ से आई हैं कि इनको इतनी जल्दी क्या थी, 7 दिन का वक्त दिया गया था तो पहले दिन हो गया। तो ये इतना सादा मामला है कि सिर्फ चीफ जस्टिस साहब ये इंप्रेशन देना चाहते हैं, या वाकईतन आपको नजर आता है कि अमूमी बहस में ये सुकम है इसमें कि बहुत जल्दी की गई? सर, मेरे लिए तो ये बड़ी हैरानी की बात होगी अगर कल इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं, क्योंकि जैसे कि हसन अयूब साहब ने कहा कि वो 9वीं वाला मामला भी है, साइफर वाला मामला भी है। फिर इसके साथ साथ आप अगर ये तोशाखाना वाला केस देखें ना, तो इनके जो वकला हैं वो सारे टाइम मेंटेनेंस के ऊपर बात करते रहे, और अभी भी ये जो मुतफरिक दरखास्तें हैं ये भी वही है, वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाला मामला है, फिर ये जज हुमायूं दिलावर वाला मामला है कि वो जल्दबाजी में करके चले गए। तो चलें ठीक है, ये 3 साल वाला मामला था, अगर वो 10, 15, 20 दिन के बाद बाहर आ भी जाते हैं और अगर फिर वो दोबारा से वो चौरंगी घूमती है और दोबारा से आगाज होता है, तो यहाँ पर तो चीजें मौजूद हैं। लेकिन जो पीटीआई के वकला की तरफ से किया गया वो तो सिर्फ मेंटेनेंस पे खेलते रहे। तो फाइनली उसके बाद दोबारा यही होना है जो सारी चीजें सामने हैं। फिर उसके बाद हमारे सामने ये 9मई वाला वाकया, सैफर वाला वाकया, तो मेरे लिए तो बड़ी हैरानी की बात होगी कि अगर कल खान साहब बाहर आ जाते हैं। जी ठीक है, वो एक चीफ जस्टिस साहब एक क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, लेकिन इतना आसान और इतना सादा लगता नहीं है कि जितनी मजे से खुशियां मनाई जा रही हैं इस बार। मुनीब, अगर आप हमें बताएं ये क्या है कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को अब मुंसलिक कर दिया गया है एक कॉन्विक्टेड एक्स प्राइम मिनिस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट पार्टी के सरबराह, उनकी रिलीज के साथ ये मामला तो जमानतों के निचले लेवल पर हो जाते थे, बट लुक एट दिस द डिबेट कि कहां पे चली गई है। तलत साहब, गुड टू हियर योर वॉइस। अगर आप मेरे सामने होते तो मैं अभी आपको कहता गुड टू सी यू। अब वो आपको बंदियाल साहब बना देते और मुझे फिर इमरान खान बना देते, जो कोई अच्छा कॉम्बिनेशन ना होता। बट गो अहेड सर। बहरहाल मेरे साथ सर आप बहुत ज्यादती करेंगे अगर आप मुझे बंदियाल साहब बनाएंगे, क्योंकि मैं उसका मुतहम्मिल नहीं हो पाऊंगा। बहरहाल चले, आपका जो आप फरमाएं। देखिए, अब मैं सिर्फ इतना इसमें अर्ज करता हूँ कि इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जो उमर अताब बंदियाल साहब ने आज किया अदालत के सामने जब आप जाते हैं, देखिए ये कह देना कि यहाँ तक ठीक है कि हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे क्योंकि मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है, फेयर इनफ, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब आप केस के मेरिट के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं कि ट्रायल कोर्ट के फैसले में ये गलती थी, फलाने के चीज़ में ये गलती थी, ये ऐसे कर लिया, ये वैसे कर लिया,
तो आप इंटरफेरेंस कर रहे हैं, परहैप्स अनविटिंगली या विटिंगली आप इंटरफेरेंस कर रहे हैं। आपने अपना माइंडसेट बता दिया है कि जनाब ये है, इसके अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं। मैं फ्रॉम द डे वन कह रहा हूँ उस फैसले के अंदर कुछ बुनियादी सुकम है, और वो हाईकोर्ट की स्टेट पे भी ट्रायल कोर्ट के अंदर प्रॉब्लम्स थे। अगर आप आइडेंटिफाई कर दें वो सुकम क्या है जिस फैसले का आप जिक्र कर रहे हैं, ताकि वो क्लैरिटी आ जाए कि आप किन मामलात के ऊपर। जी बताइए। गवाहान जी 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 मैं उसमें सबसे जो बुनियादी बात है, मैं चीफ जस्टिस साहब की बात जरा सिर्फ इख्तिताम उसको कर लूँ कि मेन इशू इस पे है कि उनको चाहिए था कि वो इंटरफेयर इस तरह ना करते, उन्होंने वो एक जहन बना दिया। और अब जारी बात है हाई कोर्ट बेशक बहुत बड़ी अदालत है, लेकिन सबॉर्डिनेट कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट के। अब देखिए उसके अंदर सुकम क्या थे उस फैसले के अंदर। एक चीज़ जो कि ये है कि जब आप क्रिमिनल ट्रायल्स हो रहे होते हैं या इस तरह के जो मामलात होते हैं, उसके अंदर जो एक्यूज्ड होता है उसको एक हद तक लेवरेज दी जाती है। मैं ये बात मानता हूं कि इमरान खान की जो इरेगुलरिटी है या गलती है या उसके अंदर जो उनकी करप्ट प्रैक्टिस है वो फ्लोट कर रही है सरफेस के ऊपर, और पता है सबको। बट को प्रोसीजर का भी एक प्रोटोकॉल होता है। इशू ये है कि जब उसकी मेंटेनेबिलिटी के ऊपर डिसाइड हुआ, एक दफ़ा दो दफ़ा रिमांड होता रहा नीचे केस। नॉर्मली ये होता है जब दो दफ़ा एक कोर्ट का माइंडसेट आ जाए तो या जज साहबान उसको खुद डिसाइड कर लेते हैं, हाई कोर्ट डिसाइड कर देती कि हाँ मेंटेनेबल है, एंड देन अगर वो अलाउ कर देते ट्रायल कोर्ट को कि आप करें, उन्होंने दे केप्ट रिमांडिंग इट बैक। नंबर 2, जब आप हक़ दिफा के ऊपर नोटिस जारी कर रहे हैं कि ये अगले हफ्ते का नोटिस है और हम उस पर सुनेंगे अपील को और तमाम लोगों को नोटिस जारी कर रहे हैं, तो देखिए क्रिमिनल आमतौर पर जो कार्रवाई होती है, क्रिमिनल मामलात होते हैं, उसके अंदर फिर ट्रायल को थोड़ा सा रोक दिया जाता है कि हम पहले सुन लें, ये ना हो कि कोई इनजस्टिस हो जाए। वो नहीं रोका गया। नीचे जैसे ही मामला गया अगले दिन हमायूं दिलावर साहब ने, ठीक है वो भी जज हैं, उन्होंने सुबह 8 बजे आवाज़ लगाई, 9 बजे लगाई जी, 10 बजे लगाई, 12 बजे लगाई। ये बात फैक्ट है कि इमरान खान के वकील सिर्फ मेरिट्स के ऊपर रहे क्योंकि उनको पता था कि उनका केस। लेकिन आपने दो सुकम आइडेंटिफाई कर दिए। लेट मी ब्रिंग दिस बैक टू हसन। अगर ये प्रोसीजरल फ्लॉज नहीं होते तो शायद आज हालात मुख्तलिफ होते, जरा जल्दी कर गए। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हेस्ट में हुआ है। बिल्कुल आप बात ठीक कह रहे हैं, हेस्ट में हमारे दिलावर साहब ने ज़रूर किया, लेकिन उसका भी एक फितरी रद्द अमल था जब आपने जज को गालियाँ निकाली और शटअप कहना शुरू कर दिया और बार बार आप उसके साथ प्ले कर रहे हैं, उससे बदतमीज़ी कर रहे हैं, तज़ीक कर रहे हैं। तो उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल दिया, हेस्ट में उन्होंने डिसीजन दिया। तो अब जो चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल कर रहे हैं वो हेस्ट में नहीं चला रहे, इनफेक्शस जो है एप्लीकेशन को आपने टेकअप किया हुआ है उसको आप देख रहे हैं। एक चीज़ तो ये देख लें। दूसरा ये देखें जी कि चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि जी हमने जब जस्टिस काजी फाइज ईसा वाला मामला था तो मामला जो है उन्होंने एफबीआर को रेफर कर दिया और उस केस के अंदर गए जी क्योंकि ये मामला जज साहब का है इसलिए इस चीज़ के अंदर से देखना चाहिए कि जी वो क्लियर होकर निकलें। ठीक है। यहाँ पर जो एक्चुअल मामला है जो कि मिस डिक्लेरेशन है उसके ऊपर फॉर्म बी के ऊपर तो बात ही नहीं कर रहे जी। तो फिर वो टेक्निकलिटीज़ जो कि पीटीआई खेल रही थी उसी टेक्निकलिटीज़ के ऊपर रिलीफ देना चाह रहे हैं चीफ जस्टिस साहब। अब आप देखें कि और दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे अमजद परवेज साहब वो आज वकील थे ही नहीं सुप्रीम कोर्ट के लिए। उनको कहते हैं जी कि आप जो है आप इस पर आर्ग्यू कर दें। भाई वो क्यों आर्ग्यू करें? मेरा मानना ये है कि कहा कि मेरे पास पावर नहीं है। हुमायूं दिलावर साहब ने रद्द-ए-अमल दिया, जाहिर है रद्द-ए-अमल दिया, लेकिन रद्द-ए-अमल को नहीं देना चाहिए था। मतलब इस तमाम मुद्दे की बुनियाद इस वक्त यही बना हुआ है कि जल्दी में किया, आपने सुना नहीं उनको। मैं ये बात मानता हूं कि थोड़ा सा उन्होंने हिस्ट में किया, इस बात में कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन अब आज जो कर रहे हैं कि वो कहते हैं जो अमजद परवेज साहब कि मेरे पास पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं है इस केस के लिए। तो वो देखिए एक प्राइवेट जो है वो वकील हैं, वो अगर इलेक्शन कमीशन का क्लाइंट है, वो क्लाइंट उनको सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन की जो है फी नहीं देता, तो क्या चीफ जस्टिस साहब अपनी पॉकेट से पे करेंगे उनको? आपने उनसे आर्ग्यू कराना शुरू कर दिया। आज जो कोर्ट के अंदर केस कभी इस तरह हुआ है? या तो अमाइकस क्यूरी बनाते ना, फिर तो बात थी कि जी ना वो लॉ ऑफिसर ऑफ कोर्ट है, उसने जो है कोर्ट को असिस्ट करना है। अमाइकस क्यूरी भी नहीं और कह रहे हैं कि रिप्रेजेंट करो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को, क्यों? अच्छा, इसी के साथ किरण आपने नुक्ता किया कि दूसरे केसेस भी हैं जिनके अंदर उनको पकड़ा जा सकता है, और जाहिर है वो एक आप समझे कि केसेस मुंह खोले खड़े हैं उनको पकड़ने के लिए। तो ये पीटीआई के बयानी को क्या फीड नहीं करेगा कि सारी इंटेंशन ये है कि इसको बाहर नहीं निकलने देना, और फिर दूसरा बयानिया ये है कि इस वजह से निकलने देना क्योंकि मैं बहुत पॉपुलर हूँ, फिर तीसरा बयानिया ये है कि मैं पॉपुलर हूँ, मैं इलेक्शन भी जीत सकता हूँ, तो मुझे हर हाल में अंदर रखना है। तो
गिरफ्तारियां भले वो मेरिट के ऊपर सर हो। पिछले 16 महीने जो है ना वो इमरान खान साहब का बयानिया ये बन रहा है वो बन रहा है, इसी चक्कर में हुकूमतों ने सारे डिसीजंस लिए हैं। तो खुदा के लिए अब इमरान खान का बयानिया क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा उसको साइड पे करें और जो मेरिट्स हैं उसके ऊपर बात करें, उसके ऊपर फैसले करें। इंडिया हमारे बराबर में चांद पे पहुंचा है और हम यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं कि जी इमरान खान साहब का बयानिया पॉपुलर है, उनका बयानिया अनपॉपुलर है, उनको अंदर रखना है, उनको अंदर नहीं रखना। बड़ा सादा सा और बड़ा आसान सा हमारे सामने तोशाखाना वाला केस था। वो बात सही आप लोग कर रहे हैं कि वो थोड़ी जल्दबाजी में हो गया, लेकिन फिर अगेन वही मैं अपनी पहली बात करूंगी कि फिर इस केस को देखेंगे, फिर शुरू से देखेंगे तो इस केस में जो जो मांगा गया वो कुछ भी पीटीआई की तरफ से नहीं दिया गया। उस केस उस पर वो बात ही नहीं करते हैं, वो उस पर आते ही नहीं है, वो इसी पर ही बात करते हैं जी हाई कोर्ट में सुना जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में सुना जा सकता है, इस अदालत का फैसला नहीं है, उस अदालत का फैसला नहीं है, वो मेंटेनेंस पर ही घूमते रहते हैं। फिर उसके बाद ये 9 मई वाला वाकया, अगर कल कोई रिलीफ मिल भी जाता है, और मैं इसलिए बार बार ये बात कर रही हूं कि इससे पहले भी चीफ जस्टिस साहब के बड़े रिमार्क्स आते रहे, बड़े वाज़ेह रिमार्क्स आते रहे, जैसे कि आज बड़े वाज़ेह रिमार्क्स हमारे सामने आएंगे। अगर कल नहीं हुआ तो फिर 1 बजे वो फैसला दे देंगे, लेकिन हमने ये भी तो देखा है ना कि हाई कोर्ट उसके बरक्स फैसले करता रहा है। तो मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात होगी कि अगर कल उनको रिलीफ मिल जाता है। बड़ा सादा सा और बड़ा आसान सा ये मामला था तोशाखाना वाला, जिसके अंदर रसीदें देनी थी, जिसके अंदर उनको बताना था कि वो जो इनकम टैक्स के अंदर जो पैसे थे, जो सवालात थे, जो आपने वक्त पे जमा करवाने थे, वो कहाँ है, वो कहाँ नहीं है, क्यों नहीं किए, फॉर्म बी में। तो बड़ा क्लियर था ये। मुनीब जरा इसकी तरफ आइएगा कि जो कहा जाता है कोर्ट की तरफ से, जो किया जाता है, हमने उसके अंदर काफी तफावत भी देखी है। जरा इसके ऊपर आप अगर रिफ्लेक्ट करें कि हो सकता है कि हम ओवर रीड कर रहे हो जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज कहा गया, हो सकता है कि कल का दिन जो है वैसा ना हो जैसा हम तसव्वुर कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब के इंतखाबात के करवाने के अमल के ऊपर भी हमने बहुत जोर देखा था और अभी तक इंतखाबात पंजाब के अंदर नहीं हुए। तो वी मे बी ओवर रीडिंग इट, आपका क्या ख्याल है या नहीं? देखिए अफ्तार साहब, एक बात तो ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि हम इसमें से कोई भी इसको ओवर रीड कर रहा है, बिकॉज वी हैव नॉट इन्वेंटेड दिस सिचुएशन बाय आवरसेल्व्स। ये आज क्रिएट की गई है, बनी है खुद। टेक्निकली तो होना ये चाहिए था, जब चीफ जस्टिस साहब के पास गए तो एक जुमला होता है जज का कि भाई ये तो अभी नीचे चल रहा है, ऐसे देखते हैं फाइल को और वो कहते हैं भाई ये नीचे चल रहा है, वहां से फैसला ले लें फिर आप हमारे पास आए। फिर जब आप उसके ऊपर तबस्सुम फरमाएं, कभी फाइल को देखें, कभी ऐनक यूं करें, कभी यूं करें, फिर उसके ऊपर मतलब आप अपने जो गुल बिखेरें, तो सारी बात है। फिर है तो किसी भी अदालत के अंदर हो, वो सुप्रीम कोर्ट है, सबसे बड़े जज हैं, फिर नीचे जो अदालत है बेशक इस्लामाबाद हाई कोर्ट है और उनमें चीफ जस्टिस के पास केस लगा हुआ है, बट मैंने दोबारा कहूंगा है तो वो सबॉर्डिनेट कोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट। इम्पैक्ट तो होता है। अब कल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद को हाई कोर्ट विल बी अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर टू डिसाइड द केस वन ईदर वेज कि जी वो करें। अब टेक्निकली मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि ये बात जैसे हसन अयूब साहब ने कही, ये ठीक बात है कि जहाँ 3 साल की सजा है, ये फटाफट रिमिट कह रहा हूँ, फटाफट सस्पेंड होती है, साथ ही बेल हो जाती है। लेकिन आई एग्री विद माई कॉलीग्स एंड इंक्लूडिंग योरसेल्फ सर कि इमरान खान साहब के प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं। हाँ, कल अगर ये जरूर हो कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको उनकी जो सेंटेंस है उसको सस्पेंड कर दे और साथ ही वो उनको बेल भी दे दे, तो फिर तो पीटीआई के लिए मुश्किल हो जाएगा कि उनकी बाकी मुकदमात में उनकी गिरफ्तारी करी फौरी तौर पर कैसे क्या ऑर्डर लें कि गैग ऑर्डर हो, गई रुक जाए, कोई उसके ऊपर कोई रुकावट आ जाए। देखिए एटीसी के हमारे दोस्त जो पुलिस वाले हैं वो खड़े होंगे अटक जेल के बाहर और इन ऑल प्रोबेबिलिटी उनको पकड़ के फिर अटक जेल में डाल देंगे कि जी फॉर सिक्योरिटी रीजन। वो ठीक है, वो कहेंगे जी कि वो उसके कोई भी रीजन दी जा सकती है। ये भी हो सकता है कि कोई और जगह ऑलरेडी तयन कर ली गई हो। फवाद चौधरी वाला सीन तो नहीं होगा? ये बात मैं जरूर कहूंगा, पुलिस को देख के वो मेरा नहीं ख्याल है बात है एक्चुअली मैं अब और है भी स्पोर्ट्समैन कह रहे हैं ज्यादा अच्छा बात एक बात अगर वो बात करना चाहिए। बताएं मुनीब, कंप्लीट कर लें जी। मैं सिर्फ एक देखिए फवाद चौधरी साहब को साथ मसला ये था, उनकी दौड़ इस वजह से भी लगी थी और मेरे ख्याल में उनकी जगह कोई भी होता तो उसने दौड़ लगा देनी थी, बिकॉज नाउ वी नो दैट ही वाज, मतलब उनको ठीक ठाक उनको मारा गया था और उनकी ठीक ठाक ठुकाई हुई थी। वो नेचुरली जब किसी बंदे के साथ होती है तो आप खत्म हो जाते हैं और वो उस चीज को उनको बहुत रफ अप किया गया और ठीक ठाक कुट पड़ी थी उन्हें। तो जब ऐसी सूरत हाल में कोई भी बंदा हो भी, जारी बात है सारे लोग प्रिविलेज लोग हैं, मैं हमेशा कहता हूँ, तो कम ही लोग हो जाए तो फिर इतने थिक स्किन्ड हो गए वो कहें कोई नहीं देखी जाएगी जो ये थोड़ा कि जो दौड़ ही लगाता है ज्यादा मार, तो, लेकिन इमरान खान साहब के लेकिन आई टेक योर पॉइंट। ये भी आपने वैसे फ्रैंकली मैंने इसको फॉलो नहीं किया था जो आप बता रहे हैं कि फवाद चौधरी की ठुकाई की हुआ तो बड़ा अफसोसनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
देखिए शहरी है और जी, बिल्कुल हुई है, ये तो आप पता है, it's a known fact। तो इस किस्म की अगर बात सर की आप तो इसकी पता भी मज़म्मत कर की जा सकती है। जहाँ तक बात आ गई कि चेयरमैन पीटीआई की, तो वो वाकई उन्होंने निकलना नहीं है। देखिए अब बात ये है कि जब अदालत सहूलतकारी फ्राहम करती है ना, तो फिर सिस्टम रिएक्ट करता है। मैं उस दिन आप परवेज़ रई वाला क्वेश्चन कर रहे थे, मैं ये बता रहा था कि परवेज़ रई साहब के को भी जिस तरह उनके जो एक्चुअल केसेस थे मोहम्मद खान भट्टी वाला, उसमें जब उनको जो है केस ही ख़त्म कर दिया गया तो फिर सिस्टम ने रिएक्ट किया। तो चेयरमैन पीटीआई वाले मामले में भी सिस्टम रिएक्ट करेगा, और इस हद तक रिएक्ट नहीं करेगा कि सिर्फ चेयरमैन पीटीआई तक जाएगा, फिर ये मामला साबिक चीफ जस्टिस साहिबान से लेकर इनकी रिटायरमेंट के बाद इन तक भी आएगा। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक और भी मामला अटका हुआ है जो हमने हसन इकबाल से कुछ थोड़ी देर पहले बात की, ज़रा अपने तीनों पैनल से उस पर भी बात करेंगे कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी अपने ट्वीट के बाद मज़ीद मुतहरक हो गए हैं। ख़त लिख के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब कर लिया है कि भाई आएँ, 90 दिन के अंदर इंतखाबात की डेट का मामला शुरू करें। ये मामला कहाँ पर जाएगा आफ्टर दिस ब्रेक। सदर मुमलिकत का एजेंडा क्या है? वो वाक़तन इंतखाबात करवाना चाहते हैं या अपने आप को दोबारा से अपनी जमात के अंदर मज़ीद मकबूल करवाना चाहते हैं? इलेक्शन कमीशन को बुलवा लिया है और उनको कहा जी कि आके ज़रा इंतखाबात की डेट दें। ज़रा हसन किरण, आपकी इजाज़त से मुनीब के पास जाना चाहूँगा, क्योंकि मुनीब का पर्सपेक्टिव मैं समा पर ही सुन रहा था। इनका बड़ा दिलचस्प पर्सपेक्टिव है, वो ये है कि सदर मुमलिकत ने जो तलबी की है और जो कंसल्टेटिव प्रोसेस शुरू किया है, इंतखाबात की डेट सदर मुमलिकत दे सकते हैं। मुनीब ज़रा बताइएगा अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस पे। देखिए तलत साहब, वो बड़ी बात सादा है। देखिए एक तो मैं बहुत ब्रीफली बता दूं कि अब आइन में बहुत सी तरमीम हो चुकी हैं, और एक ज़माने में आप खूबी वाकिफ़ हैं मुझसे बेहतर कि जिस तरह वो एक इनफेमस होता था 58(2)B के तहत लगारी साहब ने तोड़ी, गुलाम इसाक खान साहब ने असेंबलियाँ तोड़ दी, फारग कर दी, प्राइम मिनिस्टर फारग हो गए। वो तो अब रहा नहीं, 18वीं तरमीम के अंदर सब्सटैंशियली तब्दील हो गया है। अब अगर आप आर्टिकल 48(5) जो कि आज भी मौजूद है और वो आइन है, आइन पाकिस्तान है, उसके अंदर बड़ा क्लियर है, अगर आप उसकी वर्डिंग आपने बखूबी पढ़ी है, वो बड़ा क्लियरली वर्डेड है कि अगर प्रेसिडेंट डिसॉल्व करता है, अब यहाँ प्रेसिडेंट डिसॉल्व खुद नहीं कर सकता, ही डज इट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। सो वंस ही एग्जैक्टली जो यहाँ पर हुआ जी, तो वंस ही डिड दैट, now the constitution gives him a distinctive right. When I talk about a distinctive right, ये इस्तेलाह आप बखूबी समझ जाएंगे कि इसके अंदर सदर का इख्तियार है कि उसने उसने डिसॉल्व कर दी असेंबली प्राइम मिनिस्टर के कहने के ऊपर। अब सदर ये कह रहा है कि दो काम करेगा, एक ये कि वो डेट अनाउंस करेगा, अगर वक्त से पहले डिसॉल्व हुई, हम सबको पता है 90 दिन के अंदर इंतखाब होगा। नंबर 2, वो केयर टेकर अपॉइंट करेगा, और अभी भी आप देखें 224 ये देखें, वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है केयर टेकर गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एंड द आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर। वो प्रोसेस तो हो चुका। अब जो पहला वाला पार्ट है उसका, विच इज द अनाउंसमेंट ऑफ द डेट ऑफ द इलेक्शंस, for that the president has asked the election commission to come over। वो इसलिए because election commission ने already एक शेड्यूल जारी कर दिया है। लेकिन ये आपने बात वाज़ेह अंदाज से बता दी है कि सदर ने अपना इख्तियार जो है वो सही इस्तेमाल किया है, कंसल्टेशन के प्रोसेस के साथ डेट उसने देनी है। हसन, आप एग्री नहीं करते? नहीं करता। तो व्हाट इज योर पॉइंट? सर देखिए, पहली बात तो ये है कि जो 51 का 5 है, ये देखिए पहली बात तो ये ना कि ये 58(2)A इस्तेमाल हुआ है असम्बली की तहलील के लिए। ठीक, ये प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस की है। इससे पहले जब 18वीं तरमीम से पहले तक तो ये बात ठीक थी कि ये प्रेसिडेंट का इख्तियार होता था कि उसने तारीख देनी है। अब क्योंकि 51(5) भी इन्वोक हो चुका है, देखें आर्टिकल जो है 51(5) यानी आपने सेंसस को नोटिफाई कर दिया है, ठीक है, ये भी हो गया। जब ये भी हो चुका, 58(2)A का इस्तेमाल है, और जो इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 57 है उसके तहत भी अब ये जो इख्तियार है ये दे दिया गया है किसको? इलेक्शन कमीशन को। तो अब ये इलेक्शन कमीशन की स्वाबदीद है। देखिए इतने को बेवकूफ़ नहीं थे कि उन्होंने जाते जाते ये लेजिस्लेशन क्यों की है, और फिर प्रेसिडेंट ने इसको जो है इसको रिजेक्ट किया और उसको वापस भेजा, फिर जॉइंट सिटिंग हुई, फिर वो अप्रूव हुआ है, फिर वो बाद में इस डीम टू बी आईनी तरमीम नहीं है ना, आईनी तरमीम नहीं है ना। तो इसीलिए जॉइंट सिटिंग बुलाकर उन्होंने इसको इलेक्शन एक्ट की ये तरमीम क्यों की है कि प्रेसिडेंट से ये इख्तियार लिया है। सर हज पे थे ना, वो उनको याद नहीं रहा होगा, वो हज पे थे ना उस वक्त जब इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई थी। नहीं, वो वापस वो हुआ था, वापस भेजा था प्रेसिडेंट ने, वो वापस भेजा था, फिर जॉइंट सेटिंग। तो आपका मानना ये है कि सदर जो है सदर के पास, क्योंकि जो कोई सवाबदीदी इख्तियार नहीं है तारीख देने का, जो बेसिकली बात मुनीब कर रहे हैं वो इख्तियार है, लेकिन इस मौजूदा सिनारियो के अंदर वो इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते प्रेसिडेंट, वो किसी और सिचुएशन के लिए।
प्रेसिडेंट साहब क्या रेयर गार्ड एक्शन जिसको कहते हैं, ट्वीट के बाद बहुत उनको तनाज़ा फैल गया था, अपने आप को अब रिस्टोर करना है उन्होंने, फिर एक आईनी प्रोसेस शुरू कर, कैन दैट बी अ गेम या आपके ख्याल में नहीं? सर इस्लामाबाद में जो बड़े दफातर हैं ना, जो बड़े ऑफिसेज हैं जिनके अब जाने के वक्त करीब आ रहे हैं, तो वो बेसिकली एक नारा है कि याद रखना इमरान खान हम तुम्हारे साथ थे या हम खड़े थे। तो ये उस तरह की चीजें हो रही हैं। ये वो अपनी अभी कुछ दिनों पहले तक ये सिलसिला शुरू हो चुका था कि पीटीआई इररिलेवेंट हो गई थी। तो वो अलवी साहब अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए इस तरह की चीजें करें कि पहले उन्होंने ट्वीट कर दिया, ट्वीट के बाद एक भूचाल आ गया संडे के दिन, और फिर उसके बाद जो कुछ उनके ऑफिस में हो रहा है, ब्यूरोक्रेट्स उनके साथ काम नहीं करना चाह रहे हैं, और अब एक बार फिर ये अपनी जो है ना वो पीटीआई के अंदर फेस सेविंग चाह रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि जितनी माहिर पीटीआई ट्रोलिंग में है उतनी डरती भी है ट्रोलिंग से। तो अलवी साहब की एक दिन पहले ठीक ठाक ट्रोलिंग हुई थी हफ्ते के दिन, जब सारे लोग ये सवाल उठा रहे थे कि सदर साहब के हाथ में पूरा का पूरा गेम था, 10 दिन हो गए, बिल्स रखे रहे, कुछ हुआ नहीं, तो वो बिल्स वापस नहीं गए। तो 24-25 घंटे के बाद सदर साहब को याद आया कि जी वो बिल साइन कर रहे थे या मैंने किए नहीं, फिर उन्होंने ट्वीट कर दिया। तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए और एक नया चैप्टर खोला। एग्जैक्टली सर, इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि वो जो सदर साहब अगर उनको बुला रहे हैं, वो उनकी कोई बात भी करते हैं तो वो मुस्तरद कर देंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये गेम ही है। रिवर्स ऑर्डर में कमिश्नर कोई मुलाकात करने नहीं जा रहे, कोई इलेक्शन कमीशन के जो लोग हैं वो जाकर प्रेसिडेंट से मुलाकात नहीं करेंगे। ये मैं आज मीटिंग भी इसीलिए कर रहे थे, नहीं करेंगे, मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि इख्तियार ही नहीं है प्रेसिडेंट का। और मुझसे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन अगर है, देखिए अगर आप आर्टिकल 48 के तहत अगर वो बन रही है जिम्मेदारी, तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मजाल है कि वो न जाए प्रेसिडेंट के पास, जाना पड़ेगा, फिर मजबूरी है, क्योंकि वो भी एक आईनी इदारे का सरबराह है और वो भी लेकिन इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर को क्या पड़ी है कि मामला अपने सर ले, वो चला जाएगा, वो कहेगा जी आप मुझे कहते हैं तो कोर्ट से ऑर्डर ले नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। मुनीब, ऑप्शन क्या है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास? कैन ही से नो? देखिए एक बात सर मैं अर्ज कर दूं, मैं सिर्फ ये अर्ज कर दूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं जा रहे, ये तो खबर है और फैक्ट है कि वो नहीं जा रहे, लेकिन जो उनकी रिलायंस है दैट इज ऑन द इलेक्शन एक्ट। यहाँ सिर्फ हमें सबको समझने की सिर्फ ये जरूरत है कि जो इलेक्शन एक्ट के अंदर तरामीम है, they are subordinate legislation. Election Act is an act of parliament. It is not the constitution itself. Number two, देखिए जो 51(5) है, we need to look at it separately. वो already invoke हुआ है 51 जो है, सेंसस हो गया, नोटिफाई हो गया। अब हाँ, जो प्रेसिडेंट नहीं कर सकते वो मैं आपके सामने अर्ज कर देता हूँ। इलेक्शन कमीशन ने डिलिमिटेशन शुरू कर रखी है। प्रेसिडेंट ये नहीं कह सकते कि नहीं जी छोड़ें डिलिमिटेशन को, आप ये 90 दिन में इंतखाबात करें। नो, क्योंकि वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल काम है जो कि डिलिमिटेशन करना है। लेकिन सर सीसीआई के फैसले को अगर सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिया तो फिर उसके बाद मामला दूसरा हो सकता है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऐसे नहीं उड़ा सकती। सीसीआई का फैसला, सीसीआई आर्टिकल 155 के तहत वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक चीज है और सीसीआई की कॉम्पोजिशन। लेकिन आपका आर्गुमेंट ये बड़ा दिलचस्प है कि ये नहीं लिखा हुआ कि केयरटेकर, सदर उनको डिलिमिटेशन से रोक नहीं सकता, और क्या नहीं कर सकता? नहीं सकता, सदर डिलिमिटेशन से नहीं रोक सकते। सदर उनसे ये पूछ सकते हैं, आप कंसल्ट कर सकते हैं कि अच्छा जी मैं बाउंड हूं, मैंने डेट देनी है, लेकिन क्योंकि आपने ये शुरू कर दिया है तो मुझे आप डेट बताएं कि आप कब तक डिलिमिटेशन मुकम्मल करेंगे। उन्होंने 14 दिसंबर का कहा है, लेकिन आपको पता है कि उसके ऊपर एतराजात भी आते हैं, दैट कैन टेक अ लिटिल लॉन्गर। तो सदर साहब भी बहुत कोई दूर की कौड़ी लाएंगे तो वो दिसंबर के में के एंड की कोई डेट दे देंगे या जनवरी की डेट दे देंगे, उससे पहले की डेट तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। 5 सेकंड आपके पास है, सिर्फ 5 सेकंड। 14 दिसंबर के बाद फिर मिनिमम जो है इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होना है नई हल्का बंदियों के तहत, तो फिर भी कम से कम आपको 48 या 54 दिन। दीगर जमातें जा रही हैं, पीटीआई पीपल्स पार्टी भी कह चुकी है कि वो अदालत में जा रही है इसी तमाम मामले को लेकर 90 डेज में इलेक्शन के हवाले से। तो ये एग्जैक्टली अब इस चीजों को मुलायम करने की कोशिश की जा रही है, तो ये इलेक्शन वाला मामला सर ये सुप्रीम कोर्ट में ही जाके हल होगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। थैंक यू वेरी मच।